तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आपके लिए आज भी मैं लेके आया हूं एक स्टडी लेक्चर वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह कुछ ना कुछ एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता हूं। तो आप जानते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में एमपी की एक जो है एग्ज़ाम चल रही है और एग्ज़ाम टाइम पे हम कैसे जो है प्रिपरेशन करें। तो लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साल भर का कोर्स रहता है, लास्ट मोमेंट पे हम जो है अगर उसको थोड़ा भी अगर हम उसको जो है कोशिश करके अच्छे प्रयास करके अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो कहीं न कहीं जो है हमारी एग्ज़ाम में उसका काफ़ी बेनिफिट हमको मिलता है। तो उसी विश्वास के साथ में मैं आपको आज लेके आया हूँ ये वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आपने अलग-अलग सब्जेक्ट चॉइस किए हुए हैं, मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनने मेजर सब्जेक्ट बॉटनी लिया है, उनके लिए ये वीडियो है। तो कौन सी क्लास के लिए ये वीडियो है? ये वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, बीएससी सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनने मेजर में बॉटनी को अपना सब्जेक्ट बनाया है। तो उनका जो फर्स्ट पेपर है प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, पादप आंत्रिकी एवं भ्रूणिकी। तो इस पेपर का जो है जो यूनिट है फोर्थ, यूनिट नंबर 4। तो फोर्थ यूनिट के जो है हम इस वीडियो में जो है स्टडी करेंगे। तो आपको जो ये फोर्थ यूनिट है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हालांकि हम जो है कोशिश करेंगे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा समराइज़ कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको छोटा करके तोड़ के हम कोशिश करेंगे कि पढ़ें, ताकि जो है कम समय में हमें अच्छा जो है नॉलेज प्राप्त हो सके। तो उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट की जिस तैयारी की बात हम करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसमें अलग-अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ एंथर, पोलन एंड पॉलिनेशन, परागकोश, पराग और परागण के प्रकार। उसके बाद में आपका एक टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया। उसके बाद में है आपका डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन, ये जो क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आप इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि द्विनिषेचन एवं त्रिसंयोजन क्या होता है। उसके बाद में सीड स्ट्रक्चर, बीज संरचना, और एक आपका जो टॉपिक है वो है पेलिनोलॉजी एंड स्कोप, परागकण विज्ञान और संभावनाएं। तो ये तो हुआ आपका सिलेबस कि भाई आपको ये चीज़ें इसमें पढ़नी रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? पहला जो आपका है टाइप्स ऑफ एंथर, मतलब कि परागकोश के प्रकार। तो परागकोश के प्रकार की अगर बात की जाए तो उसके लिए हमें जो है कुछ डायग्राम्स देखने की आवश्यकता होगी, तभी हमको वो समझ में आएगा। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके अनुसार आप जल्दी जल्दी से आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको जो है ये दो डायग्राम दिख रहे हैं। इन दो डायग्राम में कुछ डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पालियों की संख्या के आधार पर परागकोश दो प्रकार के होते हैं। तो परागकोश कितने प्रकार के होते हैं? पालियों की संख्या के आधार पर परागकोश दो प्रकार के होते हैं। अब ये पालियां क्या होती है? एक होता है एक कोष्ठी और एक होता है द्विकोष्ठी, मतलब कि मोनोथिकस और डायथिकस। अब मोनोथिकस और डायथिकस क्या होता है, या एक कोष्ठी और द्विकोष्ठी क्या होता है, इसके बारे में बात की जाए तो देखिए, ये एक कोष्ठक दिख रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक संरचना है। और यहाँ पे जो है आपको ये द्विकोष्ठी, एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोनोथिकस होता है, जब परागकोश केवल एक पाली में या कोष्ठक में अथवा उसमें दो कक्ष अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि गुड़हल का जो परागकोश रहता है वो इस टाइप का रहता है। जबकि द्विकोष्ठी की अगर बात करेंगे तो जब परागकोश में दो पालियां या कोष्ठक होते हैं अथवा चार कक्ष होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको काटते हैं
तो इसमें 4 लोब देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके का रहता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक तो आपको इस टाइप का दिख रहा है, और एक आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा, और इसी के यहाँ से एक और पीछे की साइड भी एक और कोष्ठक बना हुआ है ऐसा। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये जब इसको हम काटेंगे तो ये हमको दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। और इसको जब हम काटेंगे तो ये इसमें कितने कोष्ठक है, इसमें 2 कोष्ठक हैं। तो 2 कोष्ठक जो है एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो 2 कोष्ठक है तो इसमें 4 कक्ष देखने को मिलेंगे। और इसमें एक कोष्ठक है पूरा का पूरा, तो इसमें हमको 2 कक्ष देखने को मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अपना गुड़हल, और इसका एग्जाम्पल हो गया अपना सरसों। तो ये फिर से अपन डायग्राम पे इधर ले आते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परागकोश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले तो आप बताएंगे परागकोश काय के आधार पर, उसकी पालियों के आधार पे। तो पालियों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोथिकस होता है, एक डाइथिकस होता है। तो मोनोथिकस में क्या होता है कि अपने को 2 कक्ष देखने को मिलते हैं, और होता है कोष्ठक तो एक होता है और 2 कक्ष इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है, इसमें 2 कोष्ठक अपने को देखने को मिलते हैं और 4 कक्ष इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसका तो एग्जाम्पल हो गया अपना गुड़हल, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया अपना सरसों। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चीज तो हो गई काय के आधार पे, इसके कोष्ठक के आधार पे हमने परागकोश को बांट दिया कि भाई अपना जो परागकोश होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एक कोष्ठी और एक हो गया द्विकोष्ठी। एक कोष्ठी में 2 कक्ष रहते हैं और द्विकोष्ठी में जो है 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद में अब हम काय के आधार पे बात करेंगे, अब हम उसमें अटैचमेंट के आधार पे बात करेंगे कि परागकोश में जो है उसके आधार पे जो अटैचमेंट रहता है उसके आधार पे जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अटैचमेंट के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो नीचे अटैचमेंट दिख रहे हैं इन परागकोश से, तो इनके आधार पे जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है आधार लग्न या बेसिफिक्स्ड। तो बेसिफिक्स्ड में क्या होता है, ये जो है अपने को काय में देखने को मिलता है, सरसों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये अटैचमेंट जो रहता है परागकोश के आधार से सीधा का सीधा जुड़ा रहता है, तो ये जो है कैसा क्या कहलाता है अपना, ये बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न कहलाता है परागकोश। ये परागकोश क्या कहलाता है, आधार लग्न परागकोश कहलाता है, जब इसमें फिलहाल जो ये अटैचमेंट रहता है ये सीधा का सीधा रहता है। ठीक, उसके बाद में दूसरा जो रहता है वो कौन सा रहता है, संलग्न। तो ये कब होता है, जब इसका परागकोश का जो आधार रहता है वो आधार से लेकर के शीर्ष तक जुड़ा रहता है। तो शीर्ष तक कहाँ से जुड़ा रहता है, मतलब कि देखिए ये जो अटैचमेंट है यहाँ से यहाँ पे यहाँ भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है थोड़ा सा अपने को कि ये यहाँ भी इसका हिस्सा दिख रहा है अटैचमेंट का, यहाँ ये यहीं खत्म हो गया था, यहाँ ये यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके का जो रहता है इसको अपन क्या कहते हैं, संलग्न प्रकार या एडनेट प्रकार का। उसके बाद एडनेट प्रकार का परागकोश। फिर अगला प्रकार का जो परागकोश वो कैसा होता है, पृष्ठ लगन। पृष्ठ लगन क्या होता है, या डोर्सीफिक्स्ड। डोर्सीफिक्स्ड में क्या होता है कि जब ये एंथर जो रहता है इस परागकोश के पीछे की साइड से जाकर के लगा हुआ रहता है, फिलामेंट या फिर अटैचमेंट जो रहता है ये पीछे की साइड जाकर के अटैच रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, डोर्सीफिक्स्ड या पृष्ठ लग्न कहते हैं। उसके बाद में आता है आपका वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त दोली। मुक्त दोली में क्या होता है कि ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है कि वो मुक्त रूप से इधर उधर झूल सकता है, मतलब कि ये जो एंथर है इससे इस तरीके से लगा हुआ है ये कि ये इधर से उधर किधर भी साइड पे झूल सकता है। तो ये हमने काय के आधार पे बात करी थी, ये हमने इसके अटैचमेंट के आधार पे बताया था। पहले हमने काय के आधार पे बताया था, पहले हमने इसकी पालियों के आधार पर जो है हमने बोला था कि 2 प्रकार के होते हैं एंथर,
परागकोश। अब फिर हमने काय के आधार पे बताया, इसमें जो अटैचमेंट है इसके आधार से हमने कह दिया कि ये 4 प्रकार के होते हैं एंथर। अब हम काय के आधार पे बताएंगे, अब हम बताएंगे इसके स्फुटन। अब हम बात करेंगे काय के आधार पे, स्फुटन के आधार पर परागकोश निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो मतलब कि ये जो परागकोश है ये जब फूटता है तो ये स्फुटन के आधार पे किस तरीके का कितने प्रकार का होता है। तो एक तो होता है लंबवत परागकोश, जब परागकोश का स्फुटन लंबवत दरारों के द्वारा होता है। तो देखिए ये जब यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए कि ये परागकोश जो है ये सीधे तौर पे जब यहाँ से इस तरीके से टूट रहा है, लंबी लंबी लकीरों के जैसा ये बन रही डिजाइन, इस तरह से जब परागकोश टूटता है इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, पोलन ग्रेन्स पराग भरे हुए हैं। तो जब ये परिपक्व हो जाता है तो जब ये सीधे लॉन्गिट्यूडनल तौर पे जब फटता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, लंबवत या लॉन्गिट्यूडनल परागकोश। उसके बाद में आता है आपका जो दूसरा प्रकार का आता है वो कौन सा आता है, छिद्रित अथवा शीर्षस्थ परागकोश। तो मतलब कि जब परागकोश का जो ये ऊपर वाला हिस्सा जो रहता है यहाँ पे छिद्र रहते हैं, ऊपर की साइड से जब ये फूटता है तो हम इसको क्या कहते हैं, छिद्रित या शीर्षस्थ परागकोश। उसके बाद में फिर अनुप्रस्थ परागकोश। अनुप्रस्थ परागकोश में क्या होगा कि ये साइड से ये अनुप्रस्थ तौर पे ट्रांसवर्स प्रकार का होता है। ट्रांसवर्स मतलब कि इस तरीके से इसमें ये कटता है। तो जब ये इस तरीके से एंथर कटता है तो इसमें जो है इस तरीके से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। तो ये तीसरा प्रकार हो गया। चौथा प्रकार कैसा होता है, कपाटी या वॉल्वुलर प्रकार का। तो वॉल्वुलर या कपाटी में क्या होता है कि जब स्फुटन जो होता है तो उससे क्या होता है कि दरवाजे की तरह ये जो कपाट जो है ये खुल जाते हैं। तो मतलब जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है ये परागकोश, तो इसमें से जो पोलन ग्रेन से जो निकलते हैं तो वो कैसे निकलते हैं, ये जैसे दरवाजा खुलता है उस तरह से ओपन होते हैं और इसमें से निकलते हैं। तो इनके आधार पे, काय के आधार पे, ये है स्फुटन के आधार पे। तो स्फुटन के आधार पे जो परागकोश हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं कि आकार के आधार पे। अब आकार के आधार पे कैसे होते हैं, तो आकार के आधार पे अगर बात की जाए तो परागकोश जो है पहला जो आकार है वो है वृक्का आकार, जिसको रेनिफॉर्म कहते हैं। वृक्का आकार पे कैसे रहते हैं, ये ए वाला जो है इस तरीके से जब परागकोश रहता है, दिखाई पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, रेनिफॉर्म या वृक्का आकार। मतलब कि एक आकार ये हो गया। उसके बाद में दूसरा जो आकार रहता है वो कहलाता है, वो हमारा कहलाता है एलिप्टिकल आकार या दीर्घ वृत्ताकार। तो एलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार में क्या होता है, ये देखिए ये 2 परागकोश, ये परागकोश जो है इस तरीके से अपने को दिखाई पड़ता है। तो ये कौन सा प्रकार है, ये दीर्घ वृत्ताकार है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिप्टिकल। तीसरा होता है सेजिटेट। सेजिटेट मतलब कि बाणाकार। ये देखिए बाण के आकार का जब ये अपने को एंथर देखने को मिलता है, परागकोश देखने को मिलता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, बाणाकार कहते हैं। उसके बाद में रेखीय, लीनियर अपने को देखने को मिलता है, ये रेखीय तौर पे देखने को मिलता है, तो ये ऐसा होता है एंथर। उसके बाद में दीर्घायत प्रकार का होता है। ये दीर्घायत प्रकार का आपको दिख रहा है, ये एंथर जब इस तरीके का दिखाई देता है तो दीर्घायत प्रकार का होता है। फिर लहरदार मतलब कि ये इस तरीके का लहर जैसी अपने को देखने को मिलती है, तो लहरदार प्रकार का होता है। उसके बाद में इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे कि आपका रेखी मतलब कि लीनियर हो गया, दीर्घायत मतलब कि ऑब्लोंग हो गया, लहरदार मतलब कि सिन्युएट हो गया, और फिर आता है आपका उपांगिका युक्त। तो उपांगिका युक्त अगर अपन को देखने को मिलता है तो ये देखिए इसमें आपको एक अलग से कॉलर टाइप की डिजाइन देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार का जो रहता है इसको अपन क्या कहते हैं, उपांगिका युक्त परागकोश। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन एपेंडिकुलेट परागकोश, एपेंडिकुलेट एपेंडिकुलेट एंथर। उसके बाद में फिर क्या आता है, अगला जो प्रकार है वो पोलिनिया। जब परागकोश थैलीनुमा संरचना पोलिनिया में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनको अपन जो है पोलिनिया कहते हैं। मतलब कि ये देखिए ये थैलीनुमा संरचना जब ऐसे परागकोश ऐसे लटक जाते हैं थैली जैसे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पोलिनिया प्रकार के
परागकोश। तो देखिए ये कितने प्रकार के हो गए काय के आकार पे, ये उसकी आकृति के आकार पे, काय के आकार पे बात कर रहे हैं हम कि उसके शेप के आकार पे या आकार के आकार पे आधार पे बात कर रहे हैं। तो आकार के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों सेम ही हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं परागकोश। तो ये परागकोश अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला जो आता है अब ये तो अपन ने काय काय के आधार पे बात कर ली। देखिए हमने एक बात तो करी थी काय के आधार पे कि इसमें जो पालियों की संख्या के आधार पे बात कर ली थी। फिर पालियों की संख्या के बाद में हमने काय के बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी इसका जो अटैचमेंट है इसके आधार पे बात करी थी, ये अटैचमेंट के आधार पे। फिर हमने काय के बारे में आधार पे बात करी थी, स्फुटन के आधार पे बात करी थी कि ये किस किस तरीके से स्फुटन होता है, टूटता है, उसके आधार पे हमने बात करी थी। फिर हमने काय के इसके आकृति के आकार के आधार पे बात कर ली थी। आकार के आधार पे बात करने के बाद में फिर अब काय के बारे में बात करेंगे, अब इसके कनेक्टिव के आधार पे। तो कनेक्टिव के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कनेक्टिव के आधार पे जो है, देखिए स्टूडेंट्स आपको मैं एक इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप इसका डायग्राम याद रख लीजिए। अगर आपने इसका डायग्राम याद रख लिया तो आपको ये सब प्रकार तो यूं ही समझ में आ जाएंगे। तो अब ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये समय ऐसा है कि हो सकता है आपकी 2 दिन में 3 दिन में ऐसे एग्जाम हो, तो अब लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे जो है आपको तैयारी करना है। तो इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में आप उसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये आपको तरीका आना चाहिए। और मैं बीच बीच में आपको तरीके बता ही रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको याद रखना है। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि एंथर या परागकोश जो है, अब काय के आधार पे बात करेंगे परागकोश की। अब हम बात करेंगे इसके कनेक्टिव के आधार पे। तो कनेक्टिव के आधार पे जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कनेक्टिव के आधार पर ये कनेक्टिव है, ये बीच में ये कनेक्टिव है इसका, भाई ये तो उसका पेडिसेल हो गया। और पेडिसेल के ऊपर क्या रहता है, कनेक्टिव रहता है जो जोड़ के रखता है इसको, एंथर को, परागकोश को जोड़ के रखता है। तो पहले तो अपन ने पेडिसेल या अटैचमेंट के आधार पे बात करी थी, अब अपन कनेक्टिव के आधार पे बात कर रहे हैं। तो कनेक्टिव के आधार में पहला प्रकार कैसा होता है, पहला होता है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, जब संयोजी या तो अनुपस्थित हो या बहुत ही अधिक छोटी हो, इसके कारण परागकोश की दोनों पालियां बहुत पास में उपस्थित होती। तो ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव या तो बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा है, तो ये दोनों बिल्कुल एकदम जुड़े हुए नजर आते हैं। और यहाँ फिर दूसरा जो प्रकार है वो कैसा है, वो है डाइवेरिकेट। डाइवेरिकेट का मतलब क्या हुआ, डाइवेरिकेट में क्या हुआ कि जैसे ये बी वाला है, अब इसमें जो है कनेक्टिव जो है ये उपस्थित है। तो ये देखिए एक इधर की साइड थोड़ा दूरी पे है, एक दूसरे से दूर स्थित है, यहाँ पे कनेक्टिव बिल्कुल छोटा है, तो ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। काय में पहला वाला प्रकार है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में एक दूसरे के बिल्कुल पास है क्योंकि कनेक्टिव छोटा है। यहाँ पे क्या हुआ, कनेक्टिव थोड़ा सा बड़ा है, तो ये एक दूसरे से थोड़ी दूर है, तो ये प्रकार कौन सा हो गया, डाइवेरिकेट प्रकार का परागकोश हो गया। फिर तीसरा जो प्रकार का परागकोश है उसको अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रेक्टाइल। तो डिस्ट्रेक्टाइल में क्या हुआ कि जब एक लंबा बेलनाकार संयोजी जो ये मतलब कि तंतु जो है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस के रूप में दोनों परागकोश पालियों को भिन्न करता हुआ हो। तो मतलब कि कहने का मतलब एक तो ये है, एक तो ऐसा ऊपर हो गया और एक नीचे रह गया। तो इस तरीके का अगर एंथर रहता है तो ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रेक्टाइल प्रकार का होता है। फिर चौथा प्रकार है आपका एपेंडिकुलेट प्रकार का। तो एपेंडिकुलेट में क्या होता है, एपेंडिकुलेट में ये संयोजी लंबा होकर पंखवत उपांगिका के रूप में परागकोश से बाहर की ओर निकला होता है। तो मतलब कि क्या हुआ कि ये ऐसे करके ये परागकोश के भी ऊपर इस तरह से पंख जैसी स्ट्रक्चर बना के निकल जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एपेंडिकुलेट प्रकार का। तो मतलब कि इसके आधार पे भी जो है, अगर हम कनेक्टिव के आधार पे बात करें तो ये भी 4 प्रकार का होता है। तो अब हमने जो है परागकोश को किस किस आधार पे अध्ययन करा कि परागकोश की अगर आपसे प्रकार पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ एंथर, एंथर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा कि एंथर कितने प्रकार का होता है। पहला तो अपन कह देंगे कि ये
काय के आधार पे अपन बांटेंगे, पहले तो पालियों के आधार पे, ये हो गया 2 प्रकार का। फिर हम काय के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम अटैचमेंट के आधार पे 4 प्रकार के बता रहे हैं ये। फिर हम काय के बारे में बता रहे हैं, फिर हम काय के आधार पे बता रहे हैं, हम बता रहे हैं पराग स्फुटन के आधार पे। तो स्फुटन के आधार पे जो है, स्फुटन के आधार पे भी ये 4 प्रकार का हो गया, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये 4 प्रकार का हो गया स्फुटन के आधार पे भी। उसके बाद में फिर आपसे आकृति के आधार पे, तो आकृति के आधार पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के हो गए। फिर आपको जो है इसके कनेक्टिव के आधार पे जो है 1 2 3 4 प्रकार के हो गए। तो आपको ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स, ये काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं, पर मैंने आपको शॉर्ट में करके बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको शॉर्ट बहुत कम टाइम में आप उसको याद रख सकें, जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप डायग्राम को स्टडी करेंगे तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें आ जाएगी। आप बार बार इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको ये वैसे ही ध्यान में रह जाएंगे पॉइंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे परागकोश के प्रकार तो अपन ने पढ़ लिए, तो इसी तरीके से जो है आपको पराग के प्रकार भी पढ़ने हैं। तो पराग के प्रकार भी जो अलग अलग होते हैं, जैसे वृक्ष पराग अलग होता है, खरपतवार पराग अलग होता है, और घास का पराग जो रहता है वो अलग होता है। तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो आप उसको जो है अगर एक मोटे तौर पे अगर पढ़ लेंगे अपने हिसाब से, तो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है, बस इस तरीके से नाम ही दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, जो कठिन था वो मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में आपका आता है परागण, कि परागण क्या होता है। तो परागण का मतलब क्या होता है, जैसे कि परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पिछली जो यूनिट थी, आपकी जो 3rd यूनिट थी, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो वही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको अगर ये पराग और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें याद करनी, तो आपको सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो फ्लावर का अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो देखिए कि मैंने पिछले जो 3rd यूनिट जब आपको पढ़ाई है, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया है कि ये जो बीच वाला हिस्सा रहता है, ये गाइनेशियम कह सकते हैं। ये मतलब कि आपका फीमेल वाला पार्ट जो है होता है, और ये वाला जो है ये मेल वाला पार्ट रहता है। मेल वाले पार्ट में ये एंथर उपस्थित है, एंथर मतलब कि परागकोश, और ये क्या है बीच में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो है ये आपका फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो गाइनेशियम मतलब कि गाइनेशियम की बात करें तो आपको ये फीमेल वाला पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी की बात होती है। तो यहाँ पे आपसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला, आपसे परागण की बात करी है मैंने। तो परागण की बात करी तो क्या कहा मैंने कि जब परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र मतलब क्या होता है, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या है, ये देखिए, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब क्या होता है, ये स्टिग्मा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये स्टिग्मा मतलब क्या होता है, ये फीमेल पार्ट रहता है। तो या तो यहाँ से एंथर उड़ के यहाँ पे आ जाए, या फिर यहाँ से उड़ के उसी पौधे के दूसरे फूल पे जाकर के गिरे, तो उस समय जो है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपको बता रखा है। अब क्या हुआ कि ये चीज हो गई। उसके बाद में एक टॉपिक, तो मतलब मैंने आपको पॉलिनेशन तो समझा दिया कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, या परागण का मतलब क्या होता है, कि जब कभी परागकोश के पराग कणों का उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के जो स्टिग्मा होता है या वतिकाग्र होता है उस तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण की क्रिया कहते हैं। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी कभी पूछ लिया परीक्षा में, तो आपको आना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन या फिर हम कह सकते हैं इसको स्वपरागण। तो इसमें क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या
वतिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो मतलब कि वही वाली बात कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के अपना जो गुड़हल का फूल है, गुड़हल का फूल आपने देखा है, उसमें वो एक टिपिकल फ्लावर है, तो उसमें हम उससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब उसका जो मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि जब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि देखिए, वापस से मैं आपको डायग्राम के बिना काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मान लीजिए कि ये फूल है, ये फॉर एग्जाम्पल आप गुड़हल का फूल मान लीजिए, तो गुड़हल का फूल है तो इसमें क्या हुआ कि जो एंथर या तो इसी फ्लावर में यहाँ से टूटे, जो परागकोश है ये फटे, इसमें से पराग निकले और पराग निकल के यहाँ पे स्टिग्मा पे आकर अटैच होगा और यहाँ पे से जब इनके बीच में जो परागण की जो क्रिया हुई तो यहाँ हम काय की बात कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है, जब एक पुष्प के पराग उसी पुष्प के वतिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प, मतलब कि जैसे ये या तो इसके एंथर इसमें से पोलन ग्रेन निकल के इसी पुष्प में जाकर चिपक गए इसके स्टिग्मा पे, या फिर इसमें से निकले और इसी का जो दूसरा फ्लावर है उसमें जाकर के अटैच हो गए। तो ऐसा जब होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, स्वपरागण। उसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि एक ही फूल के अंदर या तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई या फिर उसी पौधे के पराग जो है वो उसी पौधे के दूसरे फूल पे जाकर के अगर उस अटैच हो गया तो उसको अपन कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। ठीक है, ये परागण ज्यादातर कहाँ होता है, बाइसेक्सुअल पुष्पों में होता है अथवा एक ही पौधे पर उपस्थित दो एकलिंगी पुष्पों अर्थात मोनोशियस या उभय लिंगाश्रयी पौधे में होता है। तो कहने का मतलब ये है, या तो एक फ्लावर है तो उसमें मतलब कि भाई मान लो कि जैसे एक फूल है तो एक फूल में मान लो कि यहाँ पे जो है फीमेल पार्ट है स्थित है बीच में और यहाँ मेल पार्ट है, तो या तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा कि जब मेल पार्ट जो था इसमें से एंथर जो है फीमेल पार्ट में उसी फ्लावर में अटैच हो गया, या फिर यहाँ से जो एंथर में से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे एक और उसी पौधे में फूल जो लग रहा है उसमें जाके अटैच हो गया। तो ये जब प्रोसेस होती है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन किन में होता है, बाइसेक्सुअल फूलों में होता है। बाइसेक्सुअल मतलब कि उभय लिंगी में, जिनमें दोनों तरीके के लिंग उपस्थित होते हैं, या फिर किन में होता है, उभय लिंगाश्रयी में होता है। उभय लिंगाश्रयी मतलब क्या होता है, उभय लिंगाश्रयी का मतलब ये होता है, मोनोशियस कहते हैं इसको इंग्लिश में, मोनोशियस कहते हैं। मोनोशियस का मतलब ये होता है कि अगर हो सकता है कि एक जो फ्लावर हो वो एक ही पौधे में दो प्रकार के पुष्प उपस्थित हो, एक मेल पार्ट हो और एक फीमेल पार्ट हो। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी अगर एडवांटेजेस के बारे में पूछा जाता है कि इसका एडवांटेज क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन का या स्वपरागण का एडवांटेज क्या होता है, तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसके द्वारा किसी जाति की शुद्धता को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जाता है। मतलब कि एक ही पौधे में अगर वो चीज हो रही है तो वो मतलब उसी प्योर क्वालिटी का अपने को पौधा जो है उसका मिलेगा। और परागकण कम खर्च, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं, ज़्यादा परागकण की भी खर्च नहीं होते क्योंकि एक ही प्लांट में जो है वो परागण की क्रिया होती है और परागण होने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन भी ज़्यादा होने की संभावना रहती है क्योंकि एक ही पौधे में होता है। और पुष्पों को आकर्षक होने, सुगंधित होने, मकरंद रखने की आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मतलब एक ही पौधे में अगर वो चीज़ हो रही है तो अट्रैक्शन की जरूरत नहीं रहती। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भौरे रहते हैं वो एक पौधे से दूसरे पौधे, एक फूल से दूसरे फूल में बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिनेशन की प्रोसेस कराते हैं। तो वो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भाई बहुत खुशबूदार फूल है तो उस पर भौरा आके बैठा या तितली आके बैठी तो वो जो है इधर से उधर ट्रांसफर होना जरूरी नहीं होता है क्योंकि एक ही पौधे में होता है तो वो आराम से हो जाता है। पर इसकी कुछ हानियां भी है। इसकी हानि क्या है, इसकी हानि ये है कि प्रत्येक पीढ़ी के बाद संतानें जो है धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, नई जाति की एवं किस्म के बनने की संभावना भी कम हो जाती है और समय के साथ रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधे की कम हो जाती है और नए लक्षण जो है
वो विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि सेम क्वालिटी से जो है सेम प्लांट में अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें फिर नए जो है कोई नई चीज उसमें नहीं आ पाती है, ना नई चीज डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये चीज होती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि और कौन से टॉपिक हैं। ऐसे होता है, जैसे ये तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है पर परागण, जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। तो पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों में उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। पर परागण को पर निषेचन या एलोगेमी भी कहते हैं। चूंकि ये परागण दो अलग अलग पौधों में उपस्थित पुष्पों के मध्य होता है, अतः इसे अनुवांशिक पुनर्योग या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इसमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी सेम जाति के दूसरे पौधे पे उपस्थित पुष्प को परागित करते हैं, मतलब कि दूसरा, जैसे कि एक पौधा है उसी का में का दूसरा पौधा बगल में लग रहा है, दूर में लग रहा है, तो जब एक पौधे का एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों में जब परागण की क्रिया होती है तो उसको हम पर परागण कहते हैं या पर निषेचन भी कहते हैं। पर निषेचन मतलब कि क्या होता है, इसका मतलब एलोगेमी। पर निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं एलोगेमी और पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये परागण दो अलग अलग पौधों में उपस्थित पुष्पों के मध्य होता है, इसलिए इसे हम आनुवांशिक पुनर्योग इसमें देखने को मिलता है। इसमें हमको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में अगला जो टॉपिक क्या आता है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ये जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? तो क्या इसमें ये होता है कि वतिकाग्र पर पराग के निक्षेपण के समय से लेकर के बीजांड के भीतर पराग नली के प्रवेश तक की घटनाओं का क्रम पराग स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया कहलाता है। परागण पराग कणों को परागकोश से एक ही फूल के वतिकाग्र तक या एक फूल से दूसरे फूल पे स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पराग स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया का प्रारंभिक चरण या पहला चरण है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें ये होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में, मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, वापस से फ्लावर दिखाने की जरूरत है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब कि जो पोलन ग्रेन से और ये पिस्टल जो है इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है इसके बारे में बताया है कि ये जो स्टिग्मा रहता है यहाँ से कुछ तरल पदार्थ स्रावित होता रहता है और ये पराग जो रहते हैं यहाँ से किसी या तो हवा के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से यहाँ पे आकर के जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे इसमें से इसकी भित्ति गल जाती है और यहाँ से जो है ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, ओवरी में पहुँच जाते हैं और परागण की क्रिया जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। इसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो प्रोसेस है, हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हैं, तो एक टॉपिक ही अपने आप में एक चैप्टर के बराबर है, पर हमको जो है कंप्लीट करना है क्योंकि हमारी एग्ज़ाम है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। एक होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी।
ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान भी रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो चीज़ों को आपको वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और जितना बार देखेंगे उतना बार आपको समझ में आएगा कि आपका कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी है एक क्वेश्चन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं स्वयं अनिश्चयता। या इसको कहते हैं अथवा स्व असंगति। अब ये चीज क्या होती है? तो अनेक पुष्पीय जो पौधे रहते हैं वो आउटब्रीड होते हैं। आउटब्रीड मतलब कि बाह्य प्रजनक होते हैं। तो बाह्य प्रजनक का मतलब क्या हुआ कि इस क्रिया में एक ही पुष्प के परागकण द्वारा उसी पुष्प के में निषेचन नहीं होता है। प्रकृति में अनेक पुष्पीय अनुकूलन पाए जाते हैं और प्रकृति में अनेक ऐसी प्रयुक्तियां पाई जाती है जिनके द्वारा बाह्य जनन होता है और ये क्रिया स्वयं अनिश्चितता कहलाती है। तो स्वपरागण को रोकने अथवा पर परागण करने के लिए अनेक प्रयुक्तियां हैं जो नर एवं मादा गैमेट्स के क्रियाशील होते हुए भी स्वपरागित पुष्पों में बीज बनने की क्रिया में बाधक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्वयं अनिश्चयता का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ जो पौधे रहते हैं उनमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वो एक ही पौधे के जो पराग, एक ही पौधे के जो फ्लावर रहते हैं उसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्वयं अनिश्चयता रखते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो स्वयं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ फ्लावर ऐसे रहते हैं बाइसेक्सुअल रहते हैं कि मतलब उनमें दोनों प्रकार के जो अपने को, मैंने बताया था आपको जैसे गुड़हल में बता रहा था कि बीच में जो है वो फीमेल पार्ट है, आसपास जो है वो मेल पार्ट था, वहाँ से पोलन ग्रेन्स इसमें अटैच हो गए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जिसमें मेल फ्लावर अलग रहता है, फीमेल फ्लावर अलग रहता है। तो वो एक ही प्लांट में अगर मान लो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है तो फिर वो इधर से उधर जो है परागकोश जो है, सॉरी पराग जो है वो अटैच हो जाते हैं। पर ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि जो एक प्लांट है उसके जो एंथर है या पोलन पिस्टल जो भी हैं, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट उनमें जो है पॉलिनेशन की क्रिया नहीं होती है। मतलब कि वो स्वयं अपने आप एक ही प्लांट के अंदर वो चीज़ नहीं होती। वो क्या होता है, वो दूसरे जो प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अनेक पुष्पीय पौधे ऐसे हैं जो बाह्य प्रजनक होते हैं। इस क्रिया में एक ही पुष्प के परागकणों द्वारा उसी पुष्प में निषेचन नहीं होता। समझ में आई बात की? परागण में क्या होता है कि उसी पुष्प पे निषेचन नहीं होता। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो किसी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे जो हैं वो दूसरे अलग पौधे पे डिपेंड करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। उसके बाद में आपका जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, द्विनिषेचन एवं त्रिसंयोजन, तो ये क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये यूनिट्स सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखते हुए आगे का सब चीजों को पढ़ना है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। पहले मैंने आपको पिछली बार जो बीजांड के बारे में बताया था, आपको पिछली क्लास में आपको पता होगा, पिछली जो यूनिट थी, देखिए ये चीज, ये बीजांड की संरचना मैंने आपको पिछली बार जो थर्ड यूनिट में पढ़ाया था, तो आपको वहाँ से इंटरकनेक्टेड हैं ये सब चीज़ें, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको पास में लाता हूँ।
ताकि आपको और क्लियर से समझ में आएगा। तो होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं बताता हूँ कि देखिए ये बीजांड दिख रहा है आपको, बीजांड में क्या है कि बीच में तो क्या है पोलर न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे इधर तो अपने एंटीपोडल सेल्स हैं और यहाँ पे क्या है एग है, ठीक। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मैं बताता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन में दो सेपरेट फ्यूजन होते हैं मेल गैमेट के। कैसे होते हैं? फीमेल गैमेट के ओव्यूल से। कैसे होते हैं कि एक स्पर्म तो कहाँ फ्यूज होता है, ये जो एग सेल दिख रहा है, ये दिख रहा है एग लिखा हुआ, ये जो एग सेल रहता है एक स्पर्म तो इससे फ्यूज होता है और एक स्पर्म कहाँ जाके फ्यूज होता है, अदर स्पर्म जो है ये बीच में ये दो दो दिख रहे हैं ये आपको, ये क्या है पोलर न्यूक्लियाई, ये दो पोलर न्यूक्लियाई से एक स्पर्म क्या होता है, एक स्पर्म तो इस एग से फ्यूज होता है, एक स्पर्म जो है इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है। तो मतलब कि क्या हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया इसमें। कैसे हुआ कि एक स्पर्म यहाँ जाके फ्यूज हो गया और एक स्पर्म एग से फ्यूज हो गया और एक स्पर्म का ऐसे पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया। तो अब ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे तो एक एग है, यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियस है। तो क्या हुआ कि फ्यूजन जब हुआ तो डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन आपको लिखने के लिए आया कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब दो सेपरेट फ्यूजन होता है किसी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के ओव्यूल से। तो क्या हुआ कि जब मेल गैमेट, एक स्पर्म तो यहाँ पे जाके फ्यूज हो गया एग से और एक स्पर्म जो है कहाँ जाके फ्यूज हो गया पोलर न्यूक्लियस में, तो ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जब फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग द सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस विद टू पोलर न्यूक्लियाई इज स्पेसिफिकली कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक न्यूक्लियस यहाँ है, ठीक है, उसके बाद में एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, तो पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई है और एक एग है। तो जब यहाँ पे एक स्पर्म यहाँ इस एग से मिक्स हुआ, एक स्पर्म जो है इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, तो दो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक तो एग से फ्यूज हुआ और एक दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया स्पर्म। और ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ, ट्रिपल फ्यूजन ऐसे हुआ कि यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस और इन दोनों की न्यूक्लियस, तो मतलब कि कितनी हो गई, टोटल 3 न्यूक्लियस हो गई, तो इस वजह से ट्रिपल फ्यूजन हो गया। तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अब इनका फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है, तो इसके फायदे की अगर बात की जाए कि ट्रिपल फ्यूजन, तो फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, द प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। तो मतलब कि जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसकी वजह से क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, जो कि एम्ब्रियो को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, मतलब कि उसको पोषण देने का काम करता है एंडोस्पर्म। और ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 स्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद में यूनिक टू एंजियोस्पर्म, मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है ये यूनिक फीचर होता है सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो आप चाहें तो ये डायग्राम को अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके 2 आंसर तैयार हो जाएंगे, एक तो ओव्यूल बीजांड का आंसर तैयार हो जाएगा और एक डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो ये इसमें बहुत ईजी है कि बीच में पोलर न्यूक्लियस है, एक यहाँ पे है, जब एक स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज कर दिया और इन दोनों को एक स्पर्म ने कर दिया, तो दोनों 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक न्यूक्लियस इसकी और 2 न्यूक्लियस इन पोलर न्यूक्लियाई की, तो मतलब कि कितनी बार फ्यूजन हो गया, 3 बार फ्यूजन हो गया, तो उसको अपन ने ट्रिपल फ्यूजन का नाम दे दिया। उसके बाद में चीज आती है, अगली चीज है वो है आपकी सीड। सीड क्या होता है, सीड बीज का स्ट्रक्चर। तो बीज का स्ट्रक्चर तो आपने बीज तो देखे हैं, तो बीज जो है 2 प्रकार के, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है।
तो मोनोकोट और डाइकोट में क्या अंतर होता है? मोनोकोट में क्या होता है, सिंगल कोट होता है, जबकि डाइकोट जो रहते हैं उनमें डबल कोट होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, बीज क्या होता है, सीड क्या होता है। सीड की अगर बात की जाए तो बीज अंकुरण एक भौतिक रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत बीज जो है वो डेवलप होकर के एक शिशु पौधे या नवोद्भिद को जन्म देता है। तो बीज ही जो है आगे चल करके डेवलपमेंट करा करके क्या करता है, वो जो एक छोटे पौधे को जन्म देता है। तो अगर बीज की बात करें तो बीज जो है, बीज में सीड कोट भी होता है जो कि बाहर से उसको कवर करके रखता है। उसके बाद में उसमें बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल होता है जो बीज के एक सिरे पर स्थित होता है। एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो कि क्या करता है, बीजांड द्वार कहलाता है या माइक्रोपाइल कहलाता है। फिर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है बीज में, एक भ्रूण होता है। तो ये बीज का मुख्य भाग होता है और ये 3 भाग से मिलकर के बनता है, कोटिलीडन और टाइगुलम और एंडोस्पर्म। तो मतलब कि कोटिलीडन मतलब कि बीजपत्र। बीजपत्र क्या होता है, ये भ्रूण की पत्तियां हैं जिनकी संख्या 1 या 2 होती है। उसके बाद में टाइगुलम क्या होता है या लघु स्तंभ क्या होता है, ये भ्रूण का मुख्य अक्षय। इसके ऊपरी भाग बीजपत्रोपरिक तथा निचला भाग बीजपत्राधार हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो आप कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप किसी बीज का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीज जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक मोनोकोटिलीडनस सीड और एक होता है डाइकोटिलीडनस सीड। मतलब कि एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज जो है वो जिसमें केवल एक बीजपत्र होता है, मतलब कि गेहूं है, जो है मक्का है, चावल है, ये जो है मोनोकोट कहलाते हैं। और द्विबीजपत्री कैसे होते हैं, जैसे कि अपना जो चना है और मटर है, सरसों है, सेम है, ये जो है अपने द्विबीजपत्री होते हैं। तो अब आपको बीज की संरचना देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, आपके लिए मैं ये इसमें मैंने डायग्राम निकाला हुआ है। ये देखिए, और बुक में भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ भी नहीं है इसमें, आपको ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है ये वाला पार्ट। तो आप इसको देखिए कि बीज की संरचना है। ये जो पहला वाला जो बीज आपको दिख रहा है, ये एक बीजपत्री बीज है और ये जो है ये द्विबीजपत्री बीज है। तो इन दोनों में क्या क्या अपने को देखने को मिल रहा है, ये 2 कोटिलीडन देखने को मिल रहा है, इसलिए डाइकोट कहलाता है। उसके बाद में इसमें भी रेडिकल और एपिकोटाइल देखने को मिल रहा है। उसके बाद में इसमें भी वही सब चीज़ें देखने को मिलेगी अपने को, और जैसे हाइपोकोटाइल भी देखने को मिल रहा है बीच में। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में मेनली डिफरेंस ये है कि ये सिंगल कोट का बना हुआ रहता है, ये डबल कोट का बना रहता है, और इसके अंदर जो चीज़ें रहती है मैक्सिमम चीज़ें इसमें भी अपने को देखने को, भ्रूणपोष वगैरह सब देखने को मिलता है। तो ये आपको इतना टफ नहीं है, इसको आप जो है इसके डायग्राम से ही समझ सकते हैं। एक मैंने जनरल चीज़ आपको इसके बारे में बता दी है। उसके बाद में आपका जो लास्ट जो टॉपिक था, पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी क्या होता है, तो पैलिनोलॉजी इसका जो प्रयोग है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइंटिस्ट हाइड एवं विलियम ने किया था 1944 में। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है परागकण एवं बीजाणु विज्ञान। तो परागकणों व उनकी विविधता का अध्ययन परागाणु विज्ञान अथवा पैलिनोलॉजी कहते हैं। इसका संबंध मुख्यतः परागकणों या बीजाणु की भित्ति से होता है, ना कि उनकी जीवित आंतरिकी से। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो पैलिनोलॉजी रहता है, इसका जो मेन जो संबंध रहता है पैलिनोलॉजी का, वो काय के ऊपर रहता है, ये बीजाणु की भित्ति से रिलेटेड रहता है और ना कि उसकी जीवित आंतरिकी से होता है।
तो पेलिनोलॉजी जो है वो दो प्रकार की होती है, मूलभूत होती है और एक व्यवहारिक होती है। तो मूलभूत पेलिनोलॉजी का संबंध कोशिका विज्ञान एवं आनुवांशिकी, आकारिकी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं विज्ञान की अन्य शाखाओं से होता है। और पेलिनोलॉजी का गणित से संबंध ज्यादा व्यवहारिक नहीं है और परागकणों और बीजाणुओं की सतह का क्षेत्रफल एवं उन पर उपस्थित छिद्रों की संख्या एवं विन्यास आदि की गणना के सूत्र जो है उनका प्रयोग गणित के अंतर्गत आता है। तो ये चीज है, मतलब कि पराग कणों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, उनकी बाहरी भित्ति के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस विज्ञान को हम पेलिनोलॉजी कहते हैं। तो ये आपकी 4th यूनिट है और 4th यूनिट में मेनली जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एंथर के प्रकार पूछे जा सकते हैं, पोलन और पोलिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपसे सीड स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और मैंने कोशिश करी है कि कम समय में आपको इस यूनिट को कवर अप करा सकूं। तो बाकी की जो है 3 यूनिट्स और मैंने कवर कराई है, 1 यूनिट और आपकी बच रही है, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से आपको कवर करवाऊँ। तो आपको वीडियो ध्यानपूर्वक और अगर आपको स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा लग रही तो आप उसकी स्पीड डाउन करके भी देख सकते हैं। कंटिन्यूसली अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ में वापस आपको मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।